दमल। हाशिम करतार के ऑफिस में एसी की खुनकी और ठंड फैली थी और वो कोर्ट में मलबूस पावर सीट पर विराजमान, मोबाइल कान से लगाए सामने रखी फाइल के सफ़े पलटता कह रहा था, बड़े हो जाओ शेरू। वो झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है। उकताकर उसने शेरू की कहानी दरमियान से काटी। वो उसकी टांग जितना लड़का उसे ब्लैकमेल करेगा। 5 साल गुजारे हैं मैंने उस औरत के साथ, यही गई होगी अपने मसले उसके पास लेकर, मगर भाई वो सादी है ही। नौशरवान जिसकी शहरीन के लिए नर्म आवाज़ शादी के नाम पर बरहमी से कांपने लगी थी, मज़ीद कुछ कहना चाहा मगर हाशिम मसरूफ़ था और बेजार भी। शादी को मैं संभाल लूँगा, तुम बस शहरीन से दूर रहो। मगर आप सोनिया को, वो तुम्हें दूसरी दफ़ा बेवकूफ़ बना रही है शेरू। पहली दफ़ा उस पे लानत, दूसरी दफ़ा तुम पे। लहजे में बेजारी और गुस्सा दर आने लगा। और अब तुम अगले आधे घंटे में मुझे ऑफिस में नजर आओ। मोबाइल बंद करके मेज़ पे डाला और खफकी से मुंह में कुछ बड़बड़ाते कलमदान से कलम निकालकर कागजात पे दस्तखत करने लगा। काम ख़त्म करके फाइल बंद की और इंटरकॉम उठाया। हलीमा, खावर ऑफिस में हैं? जी, वो शायद निचले फ्लोर पे हैं, उसे मेरे पास भेजो। रिसीवर रखते रखते वो रुका। वो उस लड़के सादी यूसुफ का कोई फ़ोन आया? सर, मैंने 2 दिन पहले दोबारा उनको कॉल की थी, उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते आएंगे। वो दिन नहीं बताया, मैं उनको कॉल करूं? वो खुद करेगा। बहरहाल जब कहे वक्त और दिन मत देखना, उसे आने का कह देना। रिसीवर रखकर उसने टेक लगा ली और कुछ सोचते हुए और छत को देखने लगा। खावर अंदर दाखिल हुआ तो वो सीधा हुआ, संजीदा ठंडे तासुरात से उसे देखा। वो स्याह कोट और पैंट में मलबूस, ऊंचा लंबा सा था, टाई नहीं बांधता था, बाल और मूछें दोनों स्याह थीं, रंगत सांवली और नक्श मुतनासिब थे। हाथ बांधे संजीदगी से चलता वो सामने आया। वो मिला जो मैंने तलाश करने के लिए कहा था। खावर की आंखों में मायूसी दर आई, नफ़ी में गर्दन हिलाई। नो सर, अभी तक तो उस लड़के के बारे में कोई डर्ट नहीं मिला। हाशिम कदरे बरहमी से आगे को हुआ। तो तुम इतने दिनों से क्या कर रहे हो? वो कुछ दिन बाद मेरे सामने इधर खड़ा होगा और अगर मेरे पास कोई लेवरेज ही नहीं होगा उसके खिलाफ तो मैं उसे कैसे संभालूंगा? सर, मैंने पूरी कोशिश की मगर वो हर तरह से साफ़ है। अपने ख़ानदान का वो फेवरेट है तो दोस्तों का आइडियल। किसी को कोई काम हो तो सादी यूसुफ है ना, वो नागवारी से कह रहा था। मोहल्ले का चौकीदार रखना हो या गली में स्पीड ब्रेकर लगवाना हो, हमसायों के लड़के फ़ौरन उसी के पास जाते हैं। बेहतरीन स्टूडेंट और जॉब पे एक ईमानदार और मेहनती एम्प्लॉय, उसका कोई डर्टी सीक्रेट नहीं मिला मुझे। वो लड़का गोया फरिश्ता है। हाशिम हल्का सा मुस्कुराया, सर्द तल्ख सी मुस्कुराहट। नफ़ी में सर हिलाया और मेज़ पे रखा पेन उंगलियों में घुमाते बोला, मैं तुम्हें बताऊं खबर, कोई भी फरिश्ता नहीं होता, सबके राज होते हैं। तुमने दुरुस्त जगह नहीं देखा होगा। खावर एकदम चौंक कर उसे देखने लगा, आंखें सुकेड़े कुछ सोचा। आप ठीक कह रहे हैं, एक जगह मैंने वाकई नहीं देखा। फिर सोचते सोचते इस्बात में सर हिलाया, बिल्कुल वो फरिश्ता नहीं है। मुझे एक दिन दें, उसकी इंसानियत दिखाता हूँ आपको। हाशिम ने मुस्कुराकर इस्बात में सर हिलाया और खावर उजलत में बाहर निकल गया। हाशिम ने गहरी सांस लेकर खुद को बेहतर महसूस किया। फिर मोबाइल उठाया और जमर का नंबर मिलाकर कान से लगाया। सीट की पुश्त से टेक लगाए वो अब लबों में कोई धुन गुनगुनाते छत को मुस्कुराते हुए देख रहा था। माल में दोपहर की निस्बत रश था, मुतमईन खुशबाश मसरूफ़ लोग ऊपर नीचे आगे पीछे आ जा रहे थे। ऐसे में दुकानों की कतार के सामने राहदारी में हुनैन और सैम भी चल रहे थे। एक शॉप के सामने वो रुके। हना सैम की जानिब घूमी, शरारती चमकदार आंखों से उसे देखा। ए मोटे आलू, विंडो शॉपिंग के 2 असूल याद हैं? घुंघरैले बालों वाले दुबले पतले और लंबे लड़के ने झट इस्बात में सर हिलाया। बिल्कुल, तुम हर चीज़ मुझे दिखा दिखा कर कहोगी, सैम ये ले लो, और मैं बिगड़े बच्चों की तरह नहीं नहीं करता आगे बढ़ जाऊंगा। गुड, वो मुस्कुराई, फिर उसकी कोहनी में बाजू डाले शॉप में दाखिल हुई। कदम ब कदम दोनों रैक्स की जानिब आए।
हुनैन ने मुख्तलिफ कैप्स सैम को दिखानी शुरू की। सैम, बच्चे देखो ये आप पे कितनी प्यारी लग रही है। वो बिगड़े अंदाज में नफ़ी में सर हिलाते बोला। नहीं मामा, मुझे ये नहीं चाहिए। मामा? उसने तिलमिलाकर इधर उधर देखा। सब सेलमैन्स उन्हें ही देख रहे थे। सैम जान, वो जबरन मुस्कुराकर प्यार से बोली, बिहेव योरसेल्फ, वरना अभी आपके पापा को शिकायत लगाती हूँ। मगर मम्मा, पापा तो कई साल से ऊपर हैं अकाउंटिंग में। मासूमियत से आंखें झपका झपका कर बोला और इससे पहले कि वो सारे शोगल पे लानत भेजकर उसका कान मरोड़ती, हैंड बैग में रखा मोबाइल बज उठा। वो जल्दी से मोबाइल निकालती शॉप से बाहर आई। सैम भी पीछे लपका। क्या अम्मी और पप्पू ने शॉपिंग कर ली? क्या वो बुला रहे हैं? हना मोबाइल निकाल कर देख रही थी और सैम सवाल कर रहा था। ये जुमर का मोबाइल था जो अभी कुछ देर पहले उसने हना को दिया था, क्योंकि वो और नुदरत बालाई फ्लोर पे निकाह का जोड़ा खरीद रही थी और सैम और हुनैन टिक कर नहीं बैठ सकते थे। ऐसे में उनको आज़ाद करने से कबल जुमर ने अपना फ़ोन हना को दे दिया कि जब फारिग हो तो नुदरत के फ़ोन पे बता दे। अब भी सैम यही पूछ रहा था, मगर हुनैन बिल्कुल चुप सी होकर बजते फ़ोन की स्क्रीन देख रही थी। हाशिम कारदार कॉलिंग। फ़ोन पकड़े हाथों पे पसीना आने लगा, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उठाना मत हना, फूफो का फ़ोन है। सैम ने तंबीह की, मगर जिसे दुनिया का बदतरीन मर्द लाक हो जाए वो और क्या करे। उसने अंगूठे से सब्ज दायरे को स्लाइड करके मोबाइल कान से लगाया। हेलो। हेलो जुमर। वो ज़रा ठटका था। नहीं, मैं हुनैन। धड़कते दिल और बेकाबू होती खुशी से वो जल्दी जल्दी बताने लगी। असल में हम मॉल में हैं, फूफो और अम्मी दूर हैं, सो उनका फ़ोन मेरे पास है। ओके, कैसी हो तुम हुनैन? वो नरमी से पूछने लगा। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? वो भी एतमाद से मुस्कुरा कर बोली। ऐसे में वो सैम की तरफ मुतवज्जे नहीं थी जो खफकी से उसे देख रहा था। मैं हमेशा की तरह बहुत अच्छा हूँ। उसके अंदाज पे वो हल्का सा हंस दी। तुम्हारा रिजल्ट कब है? अगले सवाल पे हना की मुस्कुराहट फीकी पड़ी। फ़ौरन सैम को देखा जो बेजार सा खड़ा था। अगस्त में। और वो रुक गई। धूप निकला। सारे लम्हात फिर से आंखों में ताज़ा हुए। इम्तिहानी मरकज़ में हाशिम को बुलाना, फिर वो स्याह और सुनहरी पार्टी। डोंट वरी, तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। इतना कच्चा काम तो नहीं किया होगा ना? हाशिम ने उसके नरम तसल्ली देने वाले अंदाज पे वो फीका सा मुस्कुराई, मगर पुरजोश आसाब अब ढीले पड़ चुके थे और आईफल टावर की रोशनियां भी मांद पड़ने लगी। मैं फूफू को जाकर बताती हूँ, वो आपको कॉल बैक करेंगी। वो कॉल बैक नहीं करेंगी, मैं 10 मिनट में दोबारा करता हूँ। और फ़ोन बंद हो गया। क्या कह रहे थे? मुझे खुद नहीं पता कि वो क्या और क्यों कह रहे थे। खुद से उलझती वो आगे बढ़ गई। जब वो इस आउटलेट पे आए जहाँ जुमर और अम्मी थी तो 10 मिनट बीत चुके थे। वो दोनों काउंटर पे खड़ी थीं। नुदरत सादा सी सर पे दुपट्टा लिए खड़ी शॉपिंग बैग में मौजूद जोड़े को चेक कर रही थी। कामदार जोड़े का रंग ऑफ वाइट था। ज़रा सी झलक से हुनैन को अंदाज़ा हुआ। फिर वो जुमर की तरफ आई जो बाल आधे कैचर में बांधे सर झुकाए बिल की रसीद पर्स में रख रही थी। उसके फुफ्फो कहने पे चेहरा उठाया। वो हुनैन से दराज कद थी, वो 2 इंच दराज और ज़्यादा जाजिब नज़र भी। भूरी आंखों से हना को देखा और नरमी से मुस्कुराई। वो जब ऐसे मुस्कुराती थी तो हुनैन गुजरे बरसों की सारी तलखी और नाराज़गी भूलने लगती। हाशिम भाई का फ़ोन आ रहा है। दोबारा बजते सेल को उसकी तरफ बढ़ाया। जुमर ने मोबाइल उसके सामने करके दिखा, फिर गहरी सांस लेकर कान से लगाया। जी हाशिम, कहिए। मसरूफ़ से अंदाज में वो पर्स बंद करती गोया हुई। हुनैन बता रही थी आप शॉपिंग कर रही हैं। मुझे गेस करने दें, क्या ये आपकी शादी की शॉपिंग है? वो गोया मुस्कुराकर पूछ रहा था। जुमर ने फ़ौरन हुनैन को देखा। वो हाशिम की बात नहीं सुन सकती थी, मगर जल्दी से बोली, मैंने कॉल अटेंड करके बताया था कि हम मॉल में हैं। एकदम अपना आप मुजरिम लगने लगा। नज़रें फ़ौरन झुका दी। हाशिम, आपने कैसे फ़ोन किया? बेतासुर ठंडे अंदाज में पूछती वो हुनैन की हमरा चलती बाहर निकली। नुदरत और सैम अगली शॉप में सैम के कपड़े के लिए चले गए।
ندرت نے ہنا کو بھی آواز دی مگر وہ وہیں کھڑی رہی، آپ کو شادی کی مبارکباد دینے۔ 1 منٹ، اس نے فون کان سے ہٹائے بغیر بلند آواز میں حنین کو پکارا۔ ہنا، اگر یہ صاحب اگلے 5 منٹ تک فون بند نہ کریں تو تم اونچی آواز میں مجھے پکار کر کہنا کہ بھابھی مجھے بلا رہی ہیں، اوکے؟ جی ہاشم، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ رسان سے کہتی وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہنا کو تو منہ ہی کھل گیا، وہ جواب میں زور سے ہنسا تھا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو اس روز وہ گولیاں میں نے ماری ہوتی تو کیا آپ مجھ سے بھی شادی کر لیتی؟ وہ محفوظ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ نہیں، میں آپ کو قتل کرنا پسند کرتی، مگر 1000 حصوں میں۔ پھر فارس کو 1000 حصوں میں کیوں نہیں مارا؟ وہ مزہ لیتے ہوئے مخاطب تھا۔ 4 سال چپ کیوں رہیں؟ اچھا انسان برا کرے تو خاموشی بہتر ہے، لیکن آپ جیسا برا انسان اگر برا کرے تو خاموش نہیں رہنا چاہیے مجھے۔ وہ جواب میں پھر سے ہنس دیا۔ زمر اور ہنا ہنوز ساتھ ساتھ گیلری میں چل رہی تھیں۔ ہنا کے کان ادھر ہی لگے تھے۔ اور اس پورے انسان کو شادی پہ نہیں بلایا آپ نے؟ یہ سوال آپ اپنے کزن سے کریں، یہ فیصلے ان کے ہیں۔ زمر، اب کہ وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، آپ غلطی کر رہی ہیں، اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے آپ کو۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے ہاشم، آپ نے اس کو ذاتی نہیں رہنے دیا۔ جب اسے میری ممی سے ڈسکس کیا، زمر نے تکان سے گہری سانس بھری۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ فارس آپ کے قابل نہیں ہے۔ اس کا جرم بھول بھی جائیں تو اس کی اکھڑ طبیعت، غصہ، لاپرواہی، وہ آپ کی ٹرائب کا آدمی نہیں ہے۔ قطرے توقف کے بعد اس نے گویا زمر کو پکارا، کیا سوچ رہی ہیں؟ اوہ، آپ بالکل بھی نہیں جاننا چاہیں گے جو میں سوچ رہی ہوں۔ اس کے انداز پہ ہنا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ دونوں ایک شاپ کے باہر کھڑی ہو گئی تھیں اور زمر ایک ہاتھ میں شاپنگ بیگ پکڑے دوسرے سے موبائل کو کان سے لگائے بہت سکون سے کہہ رہی تھی، مثلاً کیا؟ میں یہ سوچ رہی ہوں ہاشم کہ مسئلہ میں نہیں ہوں، مسئلہ فارس ہے۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ کو فارس کی ہر بیوی چبھتی ہے، وہ جب بھی شادی کرے گا آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ بطور ایک فرسٹ کزن آپ کا اس سے ان کہا لاشعور سا مقابلہ ہے، موازنہ ہے۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ زرتاشا کی شادی کے روز بھی جب آپ اسٹیج پہ آئے تھے اور میں وہاں تھی اور فارس وہاں نہیں تھا، تب آپ نے زرتاشا سے بھی اس کے غصے اور اکڑ پن کا تذکرہ کیا تھا جس کی وجہ سے دلہن کا چہرہ بھج گیا تھا۔ میں یہ سوچ رہی ہوں ہاشم کہ آپ یہ جان بوجھ کر نہیں کرتے، لاشعوری طور پہ تب کرتے ہیں جب آپ کو اپنی شادی کی ناکامی یاد آتی ہے۔ سو مسئلہ میں نہیں ہوں، مسئلہ فارس ہے۔ حنین بس اس کو دیکھے جا رہی تھی، سانس روکے، شاکڈ، اور دوسری جانب ہاشم خاموش ہو گیا۔ ویل، آپ نے کافی سخت باتیں کہہ دیں۔ جب وہ بولا تو آواز مدھم مگر بجھی ہوئی تھی۔ میں معذرت نہیں کروں گی، اگر آپ میری ذاتیات میں دخل دیں گے تو پھر اپنی ذاتیات کے بارے میں بھی آپ کو سننا پڑے گا۔ نرمی سے کہہ کر اس نے ابرو اٹھا کر حنین کو دیکھا۔ وہ گڑبڑا کر اونچا سا بولی، پھوپھو امی بلا رہی ہیں، کہہ کر خوب شرمندہ ہوئی۔ آپ نے سن لیا، مجھے جانا ہے، اور موبائل بند کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ بھابھی کدھر رہ گئیں؟ عام سا انداز جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ حنین بالکل چپ رہ گئی اور وہ تب تک نہیں بولی جب تک وہ چاروں شاپنگ سمیت اوپر فوڈ کورٹ میں ایک ٹیبل پہ بیٹھ نہیں گئے۔ زمر ندرت سے ان کے ریسٹورانٹ کے حوالے سے باتیں کرنے لگی۔ وہ ریسٹورانٹ ان دنوں بنا تھا جب زمر ان سے قطع تعلق تھی، مگر خون کے رشتے صلح کے بعد پرانی باتوں کا ذکر نہیں چھیڑا کرتے، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہی چیز خون کو پانی سے گاڑھا بناتی ہے۔ ندرت اور سیم اٹھ گئے کہ سیم کے جوتے لے لیں تو حنین جوس میں اسٹرا گھماتی نگاہیں جھکائے سرسری سا بولی، ہاشم بھائی نے برا تو مانا ہوگا اتنی سخت باتوں کا۔ ہاشم کے برا ماننے سے کسے فرق پڑتا ہے؟ زمر نے مسکرا کر شانے اچکائے، پھر گردن ترچھی کر کے اسے غور سے دیکھا۔ کسی بات پہ پریشان ہو ہنا؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ چہرہ نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ 1.5 سال قبل کی چیٹنگ سے اب کی چیٹنگ تک زمر کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ آر یو شور؟ اگر کوئی مسئلہ ہو تو ضرور شیئر کرنا۔ اس نے نرمی سے ہنا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ آپ کو ایسا کیوں لگا؟ کیونکہ اب تم بہت خاموش رہتی ہو۔
پہلے تم بہت بولا کرتی تھی۔ حنین کے ابرو بھیج گئے۔ ایک سخت نظر اپنے ہاتھ پہ دھرے زمر کے ہاتھ پہ ڈالی اور دوسری زمر کی آنکھوں پہ۔ میں اور آپ پھپھو کبھی بھی ایک دوسرے سے بہت نہیں بولا کرتے تھے۔ اپنا ہاتھ نکالا اور کرسی دھکیلتی اٹھ کر دوسری جانب چلی گئی۔ زمر گہری سانس لے کر اسے جاتے دیکھتی رہی، اور خون کی سب سے بڑی خوبی اور خامی یہی ہے کہ اگر اسے باہر کی ہوا لگ جائے تو وہ جم جاتا ہے۔ عرب کے اہل زبان اس جمنے کو عقد کہتے ہیں، مگر یہ نہیں بتاتے کہ جمے خون کو کوئی پگھلائے کیسے۔